गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड वीडियो डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक रिलेट्स टू कैश फ्लो ऑपरेशंस आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज रिलेटिंग टू द स्टेज ऑफ कैश फ्लो ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का हम एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस द वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट फर्स्ट। चलिए, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैश फ्लो ऑपरेशन आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नाउ सी, वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लियर? अच्छा, अब करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में जो आता है वो है, सबसे पहले आता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, यानी जिनमें भी हमको जिस टॉपिक्स पे पैसे मिलने हैं, जैसे सनडे डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, इनको मिला के हमारा बनता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या है करंट एसेट्स में? इन्वेंटरीज, और इन्वेंटरीज का दूसरा नाम है स्टॉक। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड आइटम करंट एसेट्स का। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स का ब्रेकअप क्या है? सन्ड्री डेटर्स। ओके, सन्ड्री डेटर्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट वी हैव प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस हमने पहले से पे कर रखा है वो हमारा करंट एसेट्स है। अक्रूड इनकम, जो इनकम्स हमें मिलने वाले हैं वो हमारा करंट एसेट्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमने ये करके रखा हुआ है तो वो हो जाता है हमारा करंट एसेट्स। और इसके बाद एक और हम लोग ऐड कर सकते हैं बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, वैसे भी जो ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू क्या है? सन्ड्री डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स और बीआर के बैलेंस को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट करंट एसेट्स। नाउ वी मूव ऑन टू द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होता है? वो सारी लायबिलिटीज जो हमें एक साल के अंदर पे ऑफ करना होता है। सो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? ट्रेड पेबल्स। ओके, नाउ व्हाट इज ट्रेड पेबल्स? Trade payables is equal to sundry creditor plus bills payable। इसको इकट्ठे बोलते हैं हम लोग ट्रेड पेबल्स। तो देखिए, ट्रेड पेबल्स हो गया, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चे बकाया हैं हमको देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और प्री रिसीव्ड इनकम, जो इनकम हमें पहले से एडवांस में मिल चुका है। ठीक है, तो ये हो गया करंट एसेट्स, ये हो गया करंट लायबिलिटीज। अब इनके डिफरेंस को अपने कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो आइए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो वी वेर एट द स्टेज ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये हमारा निकल के आया था, यानी बिना वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट किए जो भी मेरा प्रॉफिट्स निकल के आता है आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स, तो वो फिगर ये आ गया हमारा। अब इस पे हम लोग ऐड क्या करते हैं? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट एसेट्स के वैल्यू में कमी आ रहा है तो वो ऐड होता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो हम स्टॉक बेच रहे हैं, स्टॉक मेरे पास साल में था मान लो 2 लाख रुपए का, साल के अंत पे हो गया वो मान लो 1,20,000, यानी क्या है? 80,000 का मेरा स्टॉक बिका है ना। तो जब कभी भी हमारा क्लोजिंग करंट एसेट्स घटता है, मतलब क्या है? दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश। ओके, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और अगर करंट लायबिलिटीज में बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होती है, तो इसको अपने ऐड करते हैं। ओके, यानी ये जो ऊपर अभी हमने आइटम्स डिस्कस करें, इसमें अगर किसी में भी करंट एसेट्स में घटाव होता है और करंट लायबिलिटी में बढ़ोतरी होती है तो इसको ऐड करेंगे। और ठीक उल्टा, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं
और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही हैं। करंट एसेट इंक्रीज होना मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग और पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक मेरा 2 लाख का था, अभी मेरा स्टॉक 3 लाख हो गया है, तो भाई वो स्टॉक हवा में तो आया नहीं है, वी हैड टू पे मनी टू बाई दैट थिंग्स। ओके, तो करंट एसेट बढ़ रहा मतलब क्या है, मेरा पैसा उस पर इन्वेस्ट हो रहा है, जा रहा है, तो इसलिए मेरे पैसे में कमी आती है, तो उसको हम लोग लेस करते हैं। ओके, सो whenever there is increase in the current assets and decrease in the current liability मतलब मेरा आउटस्टैंडिंग सैलरी था मान लो 75,000 रुपया, और साल के अंत में आउटस्टैंडिंग मेरा बचा हुआ 25,000 रुपया, तो वो कैसे घटा है, आई हैड टू पे इट ऑफ। मैंने 50,000 का पेमेंट किया था, अभी तो मेरा घट के आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000 रुपये आए हैं। सो डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी मीन्स व्हाट, यू आर पेइंग इट ऑफ, उसको लेस करते हैं। ठीक है, तो ये इनको एडजस्ट करने के बाद जो फिगर आता है ये क्या हो गया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो आया है यहाँ पे, ये वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करने के बाद आया है। क्लियर। अब अगर मान लीजिए सवाल में टैक्स पेड नहीं दिया हुआ है, माने इनकम टैक्स आपने पे नहीं किया हुआ है, जो माने नॉट इनकम टैक्स, द टैक्स रिलेटेड टू द बिजनेस, तो फिर वही हमारा हो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, मगर आपने टैक्स पे किया है तो उसको फर्दर हमको डिडक्ट करना था, नॉट प्रोवाइडेड, कीप दैट इन माइंड, बिकॉज टैक्स प्रोवाइडेड जो है ना वो अपने एनपीबीटी में दिखाते हैं, पहले स्टेज में जो वर्किंग में दिखाते हैं। सो वहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स का जो प्रोवाइडेड अमाउंट है वो दिखाते हैं, और जो टैक्स पे करते हैं वो यहाँ पे आके लेस करते हैं। ठीक है, तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर माइनस करने के बाद जो आएगा वो हो गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर। तो टैक्स पेड का भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि उसके लिए अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अगर कल ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तब का ट्रीटमेंट अलग है, और मान लो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ अगर टैक्स पेड भी दिया है तो यू हैव टू मेक अ लेजर अकाउंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अमाउंट वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर एंड व्हाट अमाउंट हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर। तो ये करने के बाद हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकलता है, दैट मीन्स वी हैव कवर्ड द फर्स्ट स्टेज। इसके बाद सेकंड स्टेज करना है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर थर्ड स्टेज करना है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और देन वी हैव टू रिकनसाइल दैट। तो ये है पूरा सेटअप ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नाउ लेट्स डू वन सम्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे। ये देखिए सम्स नंबर 14 देखेंगे, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 4 लाख रुपीज। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, आई मीन ये प्रॉफिट अर्न हुआ है, नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हमें तो वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी देखिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इतना है, गुडविल एमोटाइज इतना किया है, जनरलिज्म में ट्रांसफर 25,000 हो गया है, और ये गेन हो गया है। क्लियर। और इसके बाद ये जो है आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के पोजीशंस दिए हैं, तो इनको हमको एडजस्ट करके हमको निकालना है कि मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है। क्लियर। तो वी हैव टू फॉलो ऑल द 3 स्टेप्स हियर। व्हाट द फर्स्ट वन, फाइंडिंग आउट द एनपीबीटी, सेकेंड वन इज फाइंडिंग आउट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और तीसरा स्टेप में है फाइंडिंग आउट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आफ्टर द वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ वी सॉल्व द सम्स। चलिए, तो मैंने कहा था कि सबसे पहला जो स्टेप होता है वो फाइंड आउट करना कि हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है। क्लियर। तो सवाल में हमने क्या देखा कि हमें दिया हुआ था कि नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो प्रॉफिट लॉस सारा साल में हमने अर्न किया है, दैट इज 4 लाख रुपीज। ठीक है, ये पूरे साल का प्रॉफिट है। तो एनपीबीटी के फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें पूरे साल के दौरान जो भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है उसको हम लोग ऐड करते हैं। क्लियर। तो जनरल रिजर्व में जो हमारा ट्रांसफर कितना दिया हुआ था सवाल में, 25,000 रुपया, इसको ऐड कर दिए। तो अब सवाल में कोई प्रोविजन ऑफ टैक्स नहीं दे रखा है, सवाल में कोई इंटरिम डिविडेंड पेड नहीं है, सवाल में कोई प्रपोज डिविडेंड नहीं है, इसीलिए ये ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा यही हमारा हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या एनपीबीटी।
बच्चों एक बार मैं और बता देता हूँ कि एनपीबीटी डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मेन सम, दैट नीड्स टू बी शोन एज अ वर्क नोट. ओके, सो यू हैव टू वर्क इट आउट सेपरेटली. ये करने के बाद अब हम लोग मेन सवाल में आएंगे. ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग निकल आया. अब देखिए वर्क एनपीबीटी निकालने के बाद अब उसी एग्जैक्ट फिगर को हमने रिप्रेजेंट कर देना है. ठीक है, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना निकल के आया था? 4,25,000 रुपया. 4,25,000 बिठा दिया हमने. अब हमें निकालना है कि बिफोर टैक्स हमारा कैश फ्लो ऑपरेशन क्या है. तो हम लोग जो फॉर्मेट किए थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, जितने भी आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको हम लोग ऐड करते थे. तो देखिए वही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐड नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. हेडिंग लिख दिया हमने. अब इसके तहत क्या आता था? डेप्रिसिएशन. तो सवाल में हमें डेप्रिसिएशन दिया था 50,000 रुपया, तो वो जो डेप्रिसिएशन जो था उसको हम लोग एज इट इज छोड़ देंगे. क्लियर? फॉर्मेट को अगर वॉच करोगे तो उसमें था कि गुडविल अमोर्टाइज्ड. तो गुडविल अमोर्टाइज्ड यहाँ पर कितना दे रखा है? 5,000 रुपये. ठीक है, तो ये 50,000 ये और ये 5,000 ये, यानी 55,000 हमारा ऐड हो जाएगा इसमें. क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक ऐसा इनकम है जो कि हमारे बिजनेस से संबंधित नहीं है, उसे हम लोग कहते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. क्लियर? तो वो क्या है? गेन ऑन सेल ऑफ लैंड. ज़मीन बेचना हमारे मेन एक्टिविटी में नहीं आता है, तो इसीलिए क्या है कि ज़मीन बेचकर जो हमें फ़ायदा हुआ है, ठीक है, उससे हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है क्योंकि हमने उसको पीएल अकाउंट में दिखाया था. अब हमें क्या करना है कि जो बढ़ा हुआ था, जो एक्सेस प्रॉफिट हमने दिखाया था उसको हमें लेस कर देना है. यानी 50,000 को हम लोग लेस कर, इतना प्रॉफिट हुआ तो लेस कर देंगे. सो वी गेट अ रिजल्टिंग फिगर ऑफ 4,30,000. यानी 4,25,000 में 55,000 हमने जोड़ा है और उसके बाद 50,000 हमने लेस कर दिया है. तो द रिजल्टिंग फिगर वी गेट इज 4,30,000. नाउ दिस फिगर इज योर कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ओके, यानी वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज के डिफरेंसेस को एडजस्ट करने के पहले हमारा प्रॉफिट ये रह रहा है. ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ वी एडजस्ट द वर्किंग कैपिटल. क्लियर? अब सवाल में जो वर्किंग कैपिटल हमारा दे के रखा हुआ था उसमें देखिए क्या है. तो अब अभी जो हमने डिस्कस किया था कि जब कभी भी करंट एसेट इंक्रीज होगा तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, करंट लायबिलिटी करंट एसेट डिक्रीज होगा उसको ऐड करेंगे, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो उसको ऐड करेंगे. ठीक है, तो देखिए बिल्स रिसीवेबल मेरा 10,000 रुपये था स्टार्टिंग में और अब 8,000 हो गया है इस साल करंट ईयर में. यानी 2,000 हमारा जो बिल्स रिसीवेबल है वो घट गया है. क्लियर? सिमिलर प्रीपेड एक्सपेंसेस साल के शुरू में मेरा 6,000 था, साल के अंत में जाके खड़ा हो रखा है 4,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये की गिरावट है. ओके, सो दैट विल बी एडेड. सो 2,000 ये और 2,000 ये. ओके, दैट मेक इट 4,000 इसमें ऐड कर देंगे इस वाले फिगर में. अब आते हैं इसके ऑपोजिट साइड में, इंक्रीज इन करंट एसेट्स. अगर मेरा करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है यानी क्या है कि मेरे पैसे उसमें इन्वेस्ट हो रहे हैं. ठीक है, और अगर करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो भी क्या किया है हमने पैसे पे करके हमारे करंट लायबिलिटीज को घटाया हुआ है. क्योंकि डेटर्स क्या था हमारा, डेटर्स हमारा शुरू में 12,000 था, अब ये बढ़ के 15,000 हो गया. यानी हमने और उधारी में माल बेचा है. तो प्रोडक्शन तो हमने कैश देकर किया है और प्लस कमाई मिलने से पहले क्या हमने उसको उधार में बेच दिया है, माने हमारी लेनदारी और बढ़ गई है. ओके, कितने से बढ़ी है? 3,000 रुपये. ट्रेड पेबल्स 15 था शुरू में, अब 10 हो गया, यानी 5,000 हमने उसको पे किया है. ये मेरा पैसा गया है यहाँ से. Now we added this to become add this and get it 8,000. तो 4,30,000 में 4,000 जोड़ने का है और 8,000 लेस करने का है. तो चूंकि इस सवाल में टैक्स पेड नहीं है तो यही हमारा हो जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन और पार्ट ए. क्लियर? टैक्स पेड अगर होता तो इसका क्या लिखते हैं हम लोग? कैश फ्रॉम ऑपरेशन
आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मगर चूंकि टैक्स पेड नहीं है तो इसलिए ही हमारा क्या बन जा रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, लेट्स सी वन मोर सम्स। देखिए, प्रॉफिट ऑफ आर्थर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड इतना वॉज 1,25,000 रुपये, मैंने 25,000 रुपये आपने अर्न किए रहे हैं। अब क्या इस बता रहा है, प्रोविजन ऑफ टैक्स आपने प्रोवाइड किया है 20,000 रुपये, गुडविल अमोर्टाइज किया 10,000 रुपये, ये हो गया सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 रुपये, प्रॉफिट हुआ इसमें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है 2,000 रुपये, एक मशीन थी 80,000 रुपये की, उस पर डिप्रेशन प्रोवाइड किया हुआ था 20,000 रुपया, यानी उसका बुक कॉस्ट कितना हो गया, 60,000 रुपये। ठीक है, बुक वैल्यू 60,000 रुपये हो गए हैं, उसको अपने 10,000 लॉस में बेच रहे हैं, यानी 60,000 बुक वैल्यू का आइटम को अगर आप 10,000 लॉस में बेचोगे तो दैट मीन्स फॉर यू आर सेलिंग इट एट 50,000 रुपीज़। ओके, और डिविडेंड आपने पे किया है, और ये है आपका डिटेलिंग रिलेटिंग टू द ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, ट्रेड पेबल्स, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट मशीनरी एंड प्लान मशीनरी। तो ये आपके करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज हो गए। चलिए अब सवाल करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी हम लोग बनाते हैं, इसमें अगर हमें किसी भी चीज़ का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है प्लस इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देन वी डोंट नीड टू ओपन एन अकाउंट। लेकिन किसी भी सवाल में अगर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही चीज़ दे रखा है प्लस साथ में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, in that case we definitely will have to make an account for that particular head of income, expense, asset, liabilities. ठीक है, once again I repeat, if in a sums आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं प्लस साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो उस हालत में आपको उसका अकाउंट खोलना पड़ता है। तो देखिए, जो अभी सवाल हमने देखा था उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दे रखा है प्लस कितना प्रोवाइड किया गया है वो दिया हुआ है, तो हमने एक अकाउंट बनाना है, दैट इज कॉल्ड द प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो ये देखिए, हमने छोटा सा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लिया है। अब इसमें क्या है कि जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स की लायबिलिटी है, तो इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो खुलेगा क्रेडिट साइड में। ओके, सो 01/04/23 को बैलेंस कितना दे रखा है, बाई बैलेंस BD 10,000 रुपये। क्लियर? और क्लोजिंग बैलेंस कितना था 31/3/24 का, टू बैलेंस CD 8,000 रुपये। सारे साल में, पूरे साल में जो टैक्स प्रोवाइड किया है वो है टोटल 20,000 रुपया, है ना। तो उसको यहाँ बाई में दिखा देंगे, बाई PL अकाउंट, मेरा टैक्स प्रोविजन बढ़ रहा है, ये बढ़ के 30,000 हो गया है। लेकिन चूंकि मेरा क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन का 8,000 है, यानी बैलेंसिंग फिगर क्या ये हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर यानी 22,000 रुपये आपने टैक्स पूरे साल में पे किए हैं। ठीक है, उस तरीके से आप देख लो, आपको प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है, प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बताया है कि एक मशीन जो 80,000 रुपये की थी जिस पे डिप्रिशिएट हो चुका है 20,000 रुपया, यानी मशीन का बुक वैल्यू कितना है 80 - 20 यानी 60,000 रुपये। उस 60,000 के मशीन को आप 10,000 लॉस में बेच रहे, दैट मीन्स यू आर सेलिंग इट एट 50,000 रुपीज़। सो जैसे मैंने कहा, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, इंफॉर्मेशन भी है, तो आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो एसेट अकाउंट होता है डेबिट, ठीक है, इसलिए इसका एसेट का जो ओपनिंग बैलेंस है प्लांट मशीनरी का वो डेबिट में खोलेंगे। टू बैलेंस BD 1,40,000 का मशीन था मेरा स्टार्टिंग में। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है 60,000 रुपया। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि बाद बाकी मशीन को हमने बेचा है। कैसे बेचा है, तो मेरा बुक वैल्यू मशीन का था 80,000 रुपया, डिप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुका है 20,000 रुपये, यानी उसकी आज के डेट में वैल्यू है कितना 60,000 रुपये। उसको 10,000 लॉस में बेचा है, यानी हमने उसको 50,000 में बेचा है, बाई बैंक 50,000 हो गया। ओके, नुकसान हमें कितना हुआ 10,000 का नुकसान हो गया, तो YPL अकाउंट आ गया। तो अभी भी देखो डिफरेंस आ रहा है, तो जो डिफरेंस फिगर होगा ना वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर 20,000 रुपया। क्लियर? तो ये हो गया आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट।
अब आते हैं मेन सवाल पे। पहले वर्किंग नोट में एनपीवीटी निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट दे रखा है हमें 1,25,000 रुपया। एट प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन हमने कितना प्रोवाइड किया हुआ है, 20,000 रुपये। अभी हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था, उसमें बाई पीएल कितना था, 20,000 रुपये। और जो डिटेलिंग दे रखी थी प्रपोज डिविडेंड, ओके, पिछली साल देखिए प्रपोज डिविडेंड जो है ना, करंट ईयर पे हम लोग हाथ ही नहीं लगाते हैं। कैश फ्लो ऑपरेशंस में हम लोग जो है करंट ईयर का जो भी प्रपोज डिविडेंड है दैट इज टू बी टोटली इग्नोर्ड, बिकॉज दैट इज अ प्रपोजल। और प्रपोज डिविडेंड हमको एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाता है, दैट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर्ड ही नहीं है उसको फिर यहाँ पर क्या दिखाना है उसको। सो जनरल ट्रेंड क्या है कि पिछली साल का जो डिक्लेयर्ड डिविडेंड था, प्रपोज डिविडेंड था, वो हम करंट ईयर में पे करते हैं। ओके, तो पिछली साल का प्रपोज डिविडेंड कितना था, 15,000 रुपया, इसको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आता है 35,000 रुपये। तो 1,25,000 और 35 जोड़ दिए तो मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,60,000 रुपया। अब इसको लेके हम लोग सवाल बनाएंगे। क्लियर? नाउ सी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्क नोट के हिसाब से आ गया मेरा 1,60,000 रुपया। अब इसमें हम लोग जो भी आपके नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको ऐड बैक करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, देखिए गुडविल राइट ऑफ कितना हो गया है, 10,000 रुपये, तो उसको ऐड कर देंगे हम लोग। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना हुआ है, 2,000। तो इस सवाल में इस किताब ने इस 2,000 को कंसिडर नहीं किया है, इसलिए हमारा आंसर और आपके किताब के आंसर से 2,000 का डिफरेंस आएगा। बट ये भी मेथड सही है। ओके, वो अज्यूम किए हैं और जनरली ये दिखाया जाता है। तो ये देखिए, चूँकि अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो हमारा बिजनेस एक्सपेंस है नहीं, और अगर आप उसको पीएल में दिखाए हैं यानी 2,000 से मेरा प्रॉफिट घट गया है तो आपको इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हमने राइट ऑफ कितना किया है, 20,000 रुपये। जो हमने प्लांट मशीन अकाउंट बनाया था उसमें निकल के आया था बैलेंसिंग पर 20,000 रुपये, वो हम यहाँ दिखा देंगे। और जो मशीन हमने बेचा था 80,000 का, उसमें नुकसान हमें कितना हुआ है, 10,000 रुपये। तो इनको ऐड करेंगे तो ये टोटल 42,000 रुपये आता है, जिसको 1,60,000 में हमने जोड़ दिया। सो दिस वी गेट वॉट, 2,02,000। क्लियर? अब सवाल में हमें एक और डिटेल दिया था कि हमें एक प्रॉफिट हो रहा है। किस लिए प्रॉफिट हो रहा है, हमने अपना फर्नीचर बेचा है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 5,000 रुपये का। तो उससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा पीएल अकाउंट में, तो उसके यहाँ लेस कर देना पड़ेगा। तो वी गेट अ फिगर ऑफ 1,97,000। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल को एडजस्ट करने से पहले हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया, 1,97,000। क्लियर? अब वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है वो देख लेंगे अपने। क्लियर? तो ऐड इसमें क्या करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, तो करंट एसेट्स क्या दिया हुआ था अपने पास, स्टॉक। स्टॉक शुरू में 30,000 था, बाद में 24,000 हो गया, यानी 6,000 रुपया करंट एसेट्स मेरा घटा है, तो वो हम लोग ऐड कर देंगे। ओके, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग हो गया, वो हमारा करंट लायबिलिटीज हो गया। ओके, तो ये 5,000 था, ये बढ़ के 6,000 हो गया, यानी 1,000 बढ़ा है हमारा करंट लायबिलिटीज। तो टोटल मेरा कैश फ्लो कितना हुआ है, 7,000 रुपये का। इसको ऐड कर देंगे हम लोग। अब देखिए उसका उल्टा क्या है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, मानी यहाँ पे हमारे कैश इन्वेस्ट हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मेरे स्टार्टिंग में 40,000 थे, अब बढ़ के 48,000 हो गए हैं, यानी 8,000 मेरा फर्दर इन्वेस्टमेंट हुआ है इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद देखिए ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स हमारा 22,000 रुपया था,
एंड में आ गया 18,000, यानी 4,000 का पेमेंट हुआ ट्रेड पेबल्स का। ओके, और जो करंट इन्वेस्टमेंट था वो 40,000 शुरू में था साल के, और साल के अंत तक वो हो गया 70,000 रुपये, यानी 30,000 हैज़ फर्दर बीन इन्वेस्टेड इन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सो टोटल मेरा जो लागत आया है, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है कैश आउट को हुआ है वो है 42,000 का। ओके, सो वी 197 में हम लोग 7,000 ऐड करेंगे और 42 लेस करेंगे, तो वी गेट व्हाट 1,62,000। ये जो फिगर निकल के ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी वर्किंग कैपिटल के वेरिएशंस को, चेंजेस को हमने एडजस्ट कर दिया है, और उसके बाद नेट रिजल्ट हमारा ये हो गया है। बच्चों, मैंने बताया था कि अगर सवाल में प्रोविजन फॉर टैक्सेस का इंफॉर्मेशन दिया है तो उसके हिसाब से हम लोग पहले अकाउंट बनाए थे, तो उस अकाउंट में निकल के आया है कि हम लोग कितना इनकम टैक्स पे किए हैं। वर्क नोट 1 में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे 22,000 रुपये। सो दिस नीड्स टू बी डिडक्टेड, क्योंकि ये मेरा कैश आउट गोइंग है। तो 1,62,000 से 22,000 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस ए। ठीक है, तो चिल्ड्रन लेट कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उस पर कुछ सवाल करेंगे अपने। ओके, टिल देन keep reading, keep learning, and please do like, share and subscribe this channel as much as you can, or if you have any queries please do write it in the comment box. Okay, thank you and good night.